कश्मीर में टारगेटेड अटैक का ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है कि हमें बहुत आश्चर्य हो कि इस तरह के अटैक में पाकिस्तान का कितना हाथ है। आप देखेंगे कि ऐसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर अटैक की पूरी एक श्रृंखला है जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और इस तरह के अटैक्स अब तक भारत में कराए गए। अगर हम 2000 से देखें, 2001, 2, 3, 6 एंड इसके बाद भी कई इस तरह के अटैक आपने सुने होंगे। स्पेशली अगर 2001 के मैं संसद पर हमले की बात करूं, 2008 के मुंबई पर हमले की बात करूं और उरी एंड पुलवामा का अटैक, आप सब परिचित हैं इस तरह के अटैक से। और हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान कितना शांति प्रिय देश है। आपने रिसेंटली देखा कि जो पहलगाम में टूरिस्ट पर जो अटैक किया गया और यहां पर पाकिस्तान के जो लश्कर तैयबा आतंकी संगठन की अगर हम बात करें, इससे जुड़ा हुआ ही संगठन है TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट, और इनके द्वारा अभी पहलगाम में जो टूरिस्ट पर हमला है वह किया गया। ऐसा नहीं है कि टारगेटेड अटैक ये पहली बार था, इसके पहले भी कई इस तरह के हमले होते हैं, चाहे किसी धर्म चाहे किसी जाति को अटैक करके टारगेट करके किया जाए। लेकिन इतना बड़ा हमला जिसमें किया गया कि 28 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए और कई लोग जो है वह घायल है, इस तरह का अटैक यहाँ पर अभी हाल फिलहाल के सालों में पहली बार देखा गया। गवर्नमेंट और शायद लोगों को भी ये लगता है कि जैसे ही धारा 370 हट गई और कश्मीर यहाँ बहुत सेफ हो गया कि अब हम यहाँ पे टूरिज्म के लिए, घूमने के लिए कश्मीर भी हम कुछ वैसे ही जा सकते हैं जैसे शायद हम अपने ऋषिकेश या फिर हम उत्तराखंड जाते हैं। तो यहाँ अभी भी सिक्योरिटी के कंसर्न है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी एक ये फेलियर है कि उस जगह पर कहीं पे सिक्योरिटी भी नहीं थी। एंड इसके अलावा नो डाउट हम सभी इस बात को जानते हैं कि विदाउट लोकल सपोर्ट भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इस तरह के अटैक हो जाए। फिलहाल हम बात करते हैं कि ये जो अटैक है, आज सारे न्यूज़पेपर इससे भरे हुए हैं कि आखिर गवर्नमेंट ने इस पर क्या रिएक्ट किया है। आप सभी जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसके पहले भी कई बार जब भी पाकिस्तान ने इस तरह के जो हमले हैं, जो आतंकवाद है, वह भारत देश में प्रायोजित किया और उसके साथ साथ कई बार इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जो समझौता है, सिंधु जल समझौता जो कि 1960 में नेहरू और आयूब खान के बीच में हुआ था, इस समझौते को बार बार अस्थायी रूप से रोकने की बात की गई। बार बार सिंधु जो समझौता है ना, इस पर रोक लगाने की बात की गई और उसमें यह कहा गया कि ब्लड एंड वाटर जो है वह एक साथ फ्लो नहीं कर सकते। और अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा 5 ऐसे बड़े डिसीजन जो है वह इस हमले के बाद लिए गए। तो ये भारत सरकार की प्रतिक्रिया है। डेफिनेटली सरकार की जब सोवरेनिटी पर हमला हो कि कोई आपके देश में आ रहा है और मार के चला जाए, वहां के लोगों को नुकसान पहुंचा के चला जाए, और हमारा संविधान इस बात की हमें गारंटी दे कि ठीक है आप पूरे देश में कहीं आ जा सकते हो, घूम सकते हो, बच सकते हो, लेकिन क्या उसकी गारंटी के साथ आपको आर्टिकल 21 मिल रहा है? क्या है वहां पर आपको जीवन की स्वतंत्रता? तो यहां पर बच्चे डिग्निटी ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में बातें करना बहुत आसान है जब प्रैक्टिकली, लेकिन जब इस तरह की चीजें होती हैं, जब इस तरह के सिटीजन्स पर मतलब जो हमला है वह कोई दूसरा देश प्रायोजित कर देता है, दूसरे देश के लोग जो है उनके आतंकी संगठन भारत देश पर हमला कर देते हैं, डेफिनेटली सोवरेनिटी पर हमला है। और यहां पर भारत देश नहीं, कोई भी देश हो, डेफिनेटली बहुत कड़े तरीके से इससे निपटना चाहिए और ऐसे रेस्ट्रिक्शंस और इस तरीके के जवाब पाकिस्तान को देने चाहिए ताकि आगे से वह 10 बार इस तरह के हमले को करने के पहले सोचे कि बहुत ज्यादा उसका नुकसान होगा। इस हमले में एक आपने सिमिलैरिटी देखी कि हमास ने जो इजराइल पे हमला किया था वह कुछ इसी पैटर्न में था कि कई जगह से वह बॉर्डर में एंटर कर गए थे और उसके बाद वहां पर जो टूरिस्ट थे, जो वहां पे बेसिकली कुछ फंक्शंस, कुछ प्रोग्राम्स चल रहे थे, उन पे जाके डायरेक्ट अटैक किया। तो ये कुछ काइंड ऑफ सिमिलर अटैक था। अब यहां पर देखो गवर्नमेंट ने 5 ऐसे स्टेप्स अभी लिए हैं ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको अभी सस्पेंड कर दिया गया। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि 1960 में जब ये ट्रीटी हुई थी, जिसमें आपको पता है कि अगर हम सिंधु समझौते की बात करें, सिंधु जल समझौते की बात करें, तो इसमें जो 6 नदियां हैं इनका बंटवारा किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन इसमें कभी भी ये अगर हम देखें कि जो ऐसी नदियां जैसे कि रावी, व्यास एंड सतलज की अगर हम बात करें, रावी, व्यास एंड सतलज, इन नदियों का जो पानी है इस पे भारत का पूरा अधिकार है। लेकिन इसके अलावा अगर हम झेलम, चेनाब की बात करें, सिंधु नदी की बात करें, तो यहां पर जो पानी है ना, ये इसमें पाकिस्तान का जो है 80% राइट है और 20% जो है इंडिया का है। तो यहां पर जो इंडिया है, इंडिया के पास ये राइट नहीं है कि यहाँ पे रिजर्वायर जो है वह बना ले, और अभी इंफ्रा भी ऐसा बिल्ड नहीं है कि हम चाहें तो पानी जो है वह एकदम रोक दे और पाकिस्तान में नदियां सूख जाए। ऐसा भी हमारे पास अभी तक कोई इंफ्रा नहीं है। हाँ, आगे जो है वह डेफिनेटली इस पर काम किया जाएगा, लेकिन
अभी यहाँ पर क्या है बच्चे कि बेसिकली गवर्नमेंट जो मतलब इस समझौते के तहत भारत सरकार के पास ये अधिकार तो है कि हाँ यहाँ पर इस तरह के डैम बना सकते हैं, बट वो फ्लोइंग होंगे, आप उस पर रिजर्वायर बना के पानी को इकट्ठा नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं, तो आप इसको भी देख लीजिएगा बेसिकली कि ये जो सिंधु जल समझौता है, एक तो अभी इसको निलंबित किया गया, एंड दूसरी बात है कि अचारी बाघा जो बॉर्डर है इसको बंद कर दिया गया कि यहाँ पे जो पीपल टू पीपल लोगों का आना जाना था उस सभी को रोका गया, यहाँ से जो ट्रेड है उसको रोका गया। ठीक है, साग का जो वीजा है, जो वीजा छूट है जो दी जाती थी, इसको रद्द कर दिया गया पाकिस्तान से। और पाकिस्तान के साथ ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि भारत ने कई ऐसे जो संगठन है जिसमें कि पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान के साथ वार्ता करने से मना किया, क्योंकि जब तक पाकिस्तान इस तरह के आतंकवाद अब प्रायोजित करता रहेगा तब तक उससे बातचीत करना बेकार है। आपने देखा कई बार ऐसे एकदम दोनों देशों के बीच के जो संबंध है एकदम शांत हो गए, किसी तरह के कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं, जब तक कि पाकिस्तान, और ऐसे देशों को सबक सिखाने का तरीका भी यही है कि किसी तरह के राजनीतिक संबंध उनसे ना रखे जाए। राजनयिक संबंध भी अभी कम किए गए, पाकिस्तान सैन्य जो राजनयिक है इनको भी निष्कासित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 5 बड़े मेजर डिसीजन जो है वह लिए गए कि हमने जाना कि जो सार्क वीजा है इसके तहत जो इन्हें छूट थी भारत में प्रवेश की जो इजाजत थी अब वो नहीं होगी, इस चीज को भी हटा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली में जो पाकिस्तान का उच्चायोग है इसमें भी जो रक्षा और सैन्य सलाहकार थे उनका जो पर्सोना नॉन ग्राटा है इसको भी घोषित कर दिया गया, और ये भी कहा गया इनसे कि आपके पास 1 वीक है, आप देश छोड़ के चले जाए, है ना। तो भारत छोड़ने के लिए इनको जो है 1 वीक की टाइम लिमिट भी दी गई, और भारत ने जो अपने रक्षा सलाहकार हैं वो भी इस्लामाबाद से वह वापस बुला लेगा। तो ये इसके ऐसे इंपॉर्टेंट, देखो राजनयिक फैसले ऐसे ही जो है वह कम किए जाते हैं, बातचीत बंद की जाती है, और ये उसका एक तरीका है। और दोनों देशों के जो उच्चायोग की अगर हम बात करें तो इसमें जो कर्मचारियों की संख्या अब तक 55 हुआ करती थी, इसको भी घटाकर कितना कर दिया, 30 कर दिया गया, है ना। तो यहाँ पर ये कई ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं कि डेफिनेटली इससे पाकिस्तान को जो सबक है वह मिलना चाहिए, और लोगों को भी अभी इतना तो सीखे जाना चाहिए कि भले ही हमें आने जाने घूमने बसने की स्वतंत्रता हो, पर कश्मीर में, और स्पेशली अगर हम कश्मीर के कुछ अगर हम रीजंस की बात करें तो वहां पे, और स्पेशली ऐसे रीजंस जो कि पाकिस्तान से कनेक्टेड है, वहां पे इतना भी ज्यादा अभी सेफ और सुरक्षित नहीं है कि हम वहां बहुत छुट्टियां मनाने के लिए चले जाएं। इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डेफिनेटली आएगा। जो मैं कह रही हूं ना बात कि इसका कि हम इतने भी अभी आजाद नहीं है, इतने अभी वहां पे सुरक्षित फील ना करें कि हम वहां छुट्टियां मनाने चले जाएं, ये मेरा नहीं, ये बहुत सारे लोगों का ऐसा जो दिमाग है वह चेंज होगा बच्चे, और यहाँ पे जो टूरिज्म है वह कम हो जाएगा। अब पहलगाम में कुछ करने को है नहीं, तो वहां पे अगर हम टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म से वहां की जो इकोनॉमी है उन सब चीजों को बूस्ट मिलेगा, बट अगर अब वहां पे टूरिज्म कम हो जाएगा तब वहां से किसको घाटा है। तो टूरिज्म जो है बच्चे वह उस पर इंपैक्ट आएगा। दूसरा है कि अब जहां पर सुरक्षा नहीं थी वहां भी आपको सुरक्षा बनाना पड़ेगा, और इसके लिए डिफेंस का जो हमारा खर्च है, डेफिनेटली ये जो डिफेंस के हमारे खर्चे हैं ये यहां पर ज्यादा आएंगे, और वही पैसा जो हम वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्ड कर सकते थे, वहां के डेवलपमेंट में बिल्ड कर सकते थे, अब वो हमें डिफेंस में खर्च करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा डेफिनेटली देश की सोवरेनिटी पर भी इससे इंपैक्ट आएगा कि अगर कोई देश इतनी आसानी से किसी देश में चला जाता है, वहां के लोगों को मार के वापस आ जाता है, या आपने देखा कि विदाउट लोकल सपोर्ट ऐसा पॉसिबल था कि वो लोग भाग जाते और मिलते भी ना। तो यहाँ पर बच्चे ये कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म इंपैक्ट थे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के सिक्योरिटी फेलियर्स भी थे, डेफिनेटली गवर्नमेंट के सिक्योरिटी फेलियर्स थे कि अपने सिटीजन्स को सुरक्षा नहीं दे पाए। केवल सिटीजनशिप थोड़ी देती है गवर्नमेंट कि आपका जो पॉलिटिकल रिलेशन है वह किसी कंट्री से हो गया, इसके अलावा नागरिक यह भी सोचते हैं कि राज्य जो है वह उन्हें सुरक्षा देगा। सिटीजनशिप में ये कॉन्सेप्ट भी इंक्लूडेड है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।